बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का रिव्यू 4 रीड करेंगे। रिव्यू 4 ये हमारी इस बुक का लास्ट रिव्यू है। रिव्यू 4 रिव्यू कहते हैं जायजा या नजरसानी को। रिव्यू के इस पोर्शन में हम कोई न्यू टॉपिक रीड नहीं करते, बल्कि वही टॉपिक्स रिवाइज करते हैं जो कि हम ऑलरेडी रीड करके आ चुके हैं। इस रिव्यू 4 में हम यूनिट नंबर 10 to 13 के एक्सरसाइजेस को रिवाइज करेंगे। यानी अगर आप बुक के स्टार्ट में देखें, यानी टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ जाएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट 3 यूनिट्स के बाद आपको रिव्यू 1 दिया गया है। यानी रिव्यू 1 में इन 3 यूनिट्स को रिव्यू किया गया है, इनको रिवाइज करवाया गया है आपको। सेकेंड रिव्यू में यूनिट नंबर 4 to 6, थर्ड रिव्यू में यूनिट नंबर 7 to 9 और रिव्यू नंबर 4 जो कि आज हम रीड करेंगे, इसमें आप रिवाइज करेंगे यूनिट नंबर 10 to 13 के एक्सरसाइजेस को। तो चलते हैं रिव्यू 4 की तरफ। रिव्यू की इस वीडियो में हम 4 पोर्शंस को रीड करेंगे: ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस एंड राइटिंग। तो आइए सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन की पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग द साउंड्स, यानी आवाजें सीखिए। इस पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीड द गिवन सेंटेंसेस, के दिए हुए सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड मार्क द सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को मार्क कीजिए विद राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन, यानी आवाज के उतार चढ़ाव के साथ। आवाज का उतार चढ़ाव। अब ये जो टॉपिक है ये हम यूनिट नंबर 11 पेज नंबर 109 पर रीड कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटोनेशन पैटर्न। तो रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं कि इंटोनेशन पैटर्न में क्या है। ये आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, यहाँ पर हम इसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। इंटोनेशन टेल्स अस हाउ द वॉइस राइजेज एंड फॉल्स इन स्पीकिंग। कि जो इंटोनेशन है ये हमें बताता है कि बोलने के दौरान हम आवाज़ को ऊपर या नीचे की तरफ कैसे लेकर जाते हैं। यानी कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है, जबकि कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर हमारी आवाज़ मध्यम हो जाती है। तो इसको कहा जाता है इंटोनेशन पैटर्न्स, यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वहाँ पर ऑलरेडी हम कुछ रूल्स रीड कर चुके थे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको दोबारा से आज रिवाइज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास डू यू ब्रश डेली, कि क्या आप रोजाना ब्रश करते हैं। अब ये हमारे पास येस एंड नो क्वेश्चन है और हमने रीड किया था कि येस नो क्वेश्चंस में जो हमारी आवाज है वो राइज करती है, तो ये हमारे पास राइजिंग इंटोनेशन है। नेक्स्ट, वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ पर है। अब ये हमारे पास WH क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये है हमारे पास WH वर्ड। तो जहाँ पर WH क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर हमारी जो आवाज़ है वो फॉल करती है, नीचे की तरफ आती है, तो ये हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन है। नेक्स्ट, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, कि हमें अपने वालिदैन की अतात करनी चाहिए। ये अब एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट्स में हमारी जो आवाज़ है वो फॉल करती है, तो ये हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन है। लास्ट, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हुर्रा हमने मैच जीत लिया है। ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारी जो आवाज़ है वो फॉल करती है, तो ये हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन है। तो यहाँ पर हमने रीड किया अबाउट इंटोनेशन, यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे, उसको हमने रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लुक एट द गिवन साइंस एंड राइट व्हाट दे से,
के दिए हुए इशारों की तरफ देखिए और बताइए कि ये क्या कह रहे हैं। साइंस यानी इशारे। ये टॉपिक है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। यानी गैर जुबानी राब्ता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम रीड कर चुके हैं यूनिट नंबर 13 लिटिल थिंग्स के ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 130 में। यहाँ पर रीड मी पोर्शन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में रीड करते हैं, फिर वापस जाकर उस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के गैर जुबानी राब्ता इज व्हेन वी यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड जेस्चर्स, जब हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ इशारों का इस्तेमाल करते हैं टू कम्युनिकेट, कि हम राब्ता करें आवर फीलिंग्स, अपने एहसासात का, एंड इमोशंस, और अपने जज्बात का। जब हम ज़ुबान के ज़रिए नहीं बल्कि अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और इशारों के ज़रिए किसी बात का इजहार करते हैं तो इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर ज़ुबानी राब्ता कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जेस्चर्स देखकर यहाँ पर लिखा गया है सेलिब्रेशन यानी खुशी मनाना। अब इनके फेस एक्सप्रेशन के ज़रिए हमें दिख रहा है कि ये गुस्सा है, जबकि इनके जेस्चर्स के ज़रिए हमें दिख रहा है कि ये कंसोलिंग यानी एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। चलते हैं वापस एक्टिविटी की तरफ। वही एक्टिविटी आपको दोबारा से यहाँ पर दी गई है। जैसे कि इनके बॉडी जेस्चर्स को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये सेलिब्रेशन यानी खुशी मना रहे हैं। इनके फेस एक्सप्रेशन को देखकर हमें आइडिया हो रहा है कि ये एंग्री यानी गुस्सा है। इनके बॉडी जेस्चर्स को देखकर आपको आइडिया हो रहा है कि ये कंसोलिंग यानी एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए कुछ साइंस को देखा और उनके बारे में ब्लैंक्स में फिल किया। अब चलते हैं ओरल कम्युनिकेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, होल्ड अ डिस्कशन के बहस रखिए ऑन हाउ स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड, कि बच्चों का यानी तलबा का क्या जवाब होगा, उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। टू अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से, ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विद देम, कि डिस्कशन रखिए, बहस रखिए क्लासरूम में कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स होगा अगर कोई स्ट्रेंजर यानी कोई अजनबी शख्स उनसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और उनसे कहें कि अपने एहसासात का इजहार करें। अब ये हमारे पास एक डायलॉग है। डायलॉग इस बुक में हम हर यूनिट के ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में रीड कर चुके हैं। आपको अभी तक एक शॉर्ट सा डायलॉग लिखना आना चाहिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को, मुकालमा या डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायलॉग लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो डायलॉग लिख रहे हैं उसमें बड़े बड़े सेंटेंसेस होने चाहिए, बल्कि शॉर्ट सेंटेंसेस बनाकर इजी वर्डिंग का इस्तेमाल करके भी आप अपने लिए एक डायलॉग बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये डायलॉग आप खुद से लिखें। खैर, मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ, लेकिन बेहतर होगा अगर आप इसको खुद से लिखेंगे। तो आइए डायलॉग को रीड करते हैं। रिव्यू 4, ओरल कम्युनिकेशन यानी जुबानी बातचीत, डायलॉग यानी मुकालमा। डायलॉग है हमारे पास टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों से बात करना। टीचर, उस्ताद, स्टूडेंट्स के बच्चों, व्हाट विल यू डू इफ अ स्ट्रेंजर ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद यू, के टीचर पूछ रही हैं कि बच्चों अगर कोई अजनबी आपसे दोस्ती करने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे। अली, अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्टी है, ये सेकंड पार्टी हो गई। आई विल नॉट टॉक टू द स्ट्रेंजर, अली कह रहे हैं कि मैं उस अजनबी से बात नहीं करूँगा। थर्ड पार्टी सारा, सारा कह रही हैं आई विल मूव अवे एंड गो टू अ सेफ प्लेस, कि मैं वहाँ से हट जाऊँगी और किसी महफूज जगह चली जाऊँगी। टीचर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। शुड यू शेयर योर नेम और एड्रेस विद अ स्ट्रेंजर, कि क्या आपको अपना नाम या पता किसी अजनबी को बताना चाहिए। एड्रेस कहते हैं घर के पते को,
और नेम कहते हैं नाम को, स्टूडेंट्स। अब तमाम स्टूडेंट्स ने जवाब दिया दैट नो, नहीं, वी शुड नॉट शेयर अवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि हमें अपनी ज़ाती मालूमात किसी भी अजनबी को नहीं देनी चाहिए। ज़ाती मालूमात। टीचर, हाउ विल यू फील इफ अ स्ट्रेंजर टॉक्स टू यू? अब टीचर फिर से सवाल कर रही हैं कि अगर कोई अजनबी आपसे बात करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? अहमद, आई मे फील स्केयर्ड और अनकंफर्टेबल, कि मुझे या तो डर लगेगा या फिर अनकंफर्टेबल यानी मैं बेचैनी महसूस करूंगा। टीचर, व्हाट शुड यू डू इफ यू फील अनसेफ, कि अगर आप गैर महफूज महसूस करें तो आपको क्या करना चाहिए? सारा, आई विल टेल माई पेरेंट्स, कि मैं अपने वालिदैन को बताऊंगी, और टीचर या फिर अपने उस्ताद को बताऊंगी, इमीडिएटली, फौरी तौर पर। और लास्ट डायलॉग है टीचर का, जो कह रही हैं दैट एक्सीलेंट, कि बहुत खूब, ऑलवेज स्टे अलर्ट एंड नेवर गो एनीवेयर विद अ स्ट्रेंजर, कि हमेशा होशियार रहा करें। अलर्ट कहते हैं होशियार रहने को, और कभी भी किसी अजनबी के साथ कहीं पर ना जाएं। तो यहाँ पर हमने एक डायलॉग रीड किया अबाउट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते, तो ऐसे लोगों के साथ ना ही हमें बात करनी चाहिए, ना ही अपना नाम बताना चाहिए, ना ही उनको अपने घर का एड्रेस देना चाहिए, बल्कि उस जगह से हट जाना चाहिए और अपने पेरेंट्स, टीचर्स या किसी बड़े को, ऐसे शख्स को जिसको आप जानते हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, वरना ये आपके लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए डायलॉग को रीड किया। वापस चलते हैं बुक की तरफ। तो इसके साथ ही हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन एंड होता है, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस को रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कंप्रहेंशन। रीडिंग कंप्रहेंशन के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, के दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 डिफरेंट यूनिट से आपको दिए गए हैं, और ये क्वेश्चंस आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। यहाँ पर हम इसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाई डिड द फॉक्स इनवाइट द स्टोक टू हिज हाउस, कि फॉक्स यानी लोमड़ी ने स्टोक यानी सार्स को अपने घर पर आने की दावत क्यों दी। ये क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट नंबर 11, द फॉक्स एंड द स्टोक से। अब जिन बच्चों ने ये स्टोरी रीड की है उनके लिए इसका आंसर देना बिल्कुल ईजी होगा। तो आइए इसका आंसर मेंशन करते हैं। ये हम स्टोरी में रीड कर भी चुके थे, दैट द फॉक्स invited the stork to his house for dinner, but he wanted to play a trick on her, कि लोमड़ी ने खाने के लिए सार्स को अपने घर पर बुलाया, लेकिन असल में वो उसके साथ मजाक करना चाहती थी। अब स्टोरी अगर मैं फिर से यहाँ पर आपको सारी रिवाइज करवाऊँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो काइंडली जाकर यूनिट नंबर 11 की वीडियोस देखें, ताकि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे सकें। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 3 ट्रैफिक रूल्स, कि कोई से 3 ट्रैफिक के कवानीन लिखें। अब ट्रैफिक रूल्स जो हैं ये हम यूनिट नंबर 12 टाइम टू थिंक में काफ़ी सारे रीड कर चुके हैं उस दिए हुए ब्रोशर में। तो आइए वापस चलते हैं उस ब्रोशर की तरफ, जो कि है पेज नंबर 118 पर। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे ट्रैफिक रूल्स रीड किए थे, जैसे कि फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, के ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो कीजिए। अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क कार, कि जहाँ पर 2 गाड़ियाँ पार्क हों उनके दरमियान आप रोड को क्रॉस ना किया करें। ओबे ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है अपनी ड्यूटी के लिए उनकी बात को ओबे किया करें। क्रॉस ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हों तो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कीजिए। ऑलवेज वॉक एंड नेवर रन, हमेशा चला करें, दौड़ा ना करें। लुक एट योर लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड को क्रॉस करते हैं तो अपने दाएं और बाएं तरफ देखें। वाइल साइकिलिंग वेयर अ हेलमेट, जब आप साइकिल चला रहे हों तो हेलमेट पहना करें। यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड,
और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया करें जब आप रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो इस पेज नंबर 18 से आप कोई से 3 रूल्स लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगते हैं और जो आपको लिखने में आसान हो। वापस चलते हैं पेज नंबर 137 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वाई शुड वी रिस्पेक्ट अदर्स, कि हमें दूसरों की इज्जत क्यों करनी चाहिए। ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 13 लिटिल थिंग्स से। तो इसका आंसर मैं आपको यहीं पर लिखवा देती हूँ। वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स because it shows good manners and makes society peaceful and happy. We should respect others because it shows good manners and makes society peaceful and happy. कि हमें दूसरों का एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये अच्छे अखलाक को जाहिर करता है और माशरे को पुरअमन और खुशगवार बनाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए थे जिनके आंसर्स को हमने रीड किया। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये यूनिट नंबर 11 से था, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 12 से था और क्वेश्चन नंबर 3 ये था यूनिट नंबर 13 से। तो यहाँ पर हमारा रीडिंग कम्प्रहेंशन का क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच गिवन पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच दिए गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं हमारे पास। इसमें इंटरजेक्शन नहीं है। कुछ लोग इसमें आर्टिकल्स को भी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए अभी ग्रेड 4 की बुक आपकी एंड हो रही है तो आपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच रीड कर लिए हैं। तो ग्रेड 5 में आपको फिर बेहतर आने चाहिए और ग्रेड 6 में आपको ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यानी इनके कॉन्सेप्ट को आप एक दफ़ा क्लियर कर लें, ये पूरी ज़िंदगी आपके काम आएंगे फिर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अल्फाज हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स मौजूद होते हैं वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये टॉपिक हम सम अप करके रीड कर चुके हैं यूनिट नंबर 11 में। तो आइए चलते हैं यूनिट नंबर 11 पेज नंबर 112। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूनिट है हमारे पास द फॉक्स एंड द स्टोक का। इसमें यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई थी जिसमें आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच दोबारा से रिवाइज करवाए गए थे और ये टोटल हमारे पास यहाँ पर सारे 9 दिए गए हैं। इंटरजेक्शन भी दिया गया है और आर्टिकल्स भी दिए गए हैं। तो यहीं से मैं आपको ये रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, स्टोक, जंगल। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखवाई हैं ये इसी यूनिट से मैंने आपको लिखवाई हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास प्रोनाउन यानी वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ही, शी, इट, हिज, हर, एट्सेट्रा। थर्ड है हमारे पास वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स जैसे कि टीज्ड, तंग करना, इनवाइटेड, दावत देना। फोर्थ है हमारे पास एडजेक्टिव, ये हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेवर यानी चालाक, लॉन्ग, बीक। अब बीक जो है ये हमारे पास नाउन है यानी नेम ऑफ अ थिंग है और ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है यानी लॉन्ग, लंबी चोंच। तो ये हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड है यानी इसमें सिफ्त है, इसको उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है। फिफ्थ है एडवर्ब, ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ब या किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कनिंगली। सिक्स्थ है हमारे पास प्रेपोजिशन, ये हमारे पास पोजिशन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, एट्सेट्रा। सेवेंथ है हमारे पास कंजंक्शन जिनको जॉइनिंग वर्ड्स कहा जाता है जैसे कि एंड, और, बट, एट्सेट्रा। 8 है हमारे पास इंटरजेक्शन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सडन फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि हुर्रा, ओह, एट्सेट्रा। आर्टिकल्स हमारे पास 3 हैं, ए एंड द। ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल है जबकि ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। ए का इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन का इस्तेमाल हम करते हैं वॉवल्स के साथ और द का इस्तेमाल करने के अपने कुछ रूल्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल डेफिनेट नेम्स के साथ इनको यूज़ किया जाता है, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ डेज एट्सेट्रा के साथ। तो यहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज किया। वापस चलते हैं अपनी रिव्यू 4 की तरफ, जो कि है पेज नंबर 137 पर। तो यहाँ पर हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 138 की तरफ, और लैंग्वेज फोकस के पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है जॉगर। ये टाइप ऑफ शूज हैं जो कि जॉगिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी एक्सरसाइज के वक्त इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर। अ पर्सन यू डू नॉट नो, यानी अजनबी, ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते। लास्ट है माइटी, मीनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ताकतवर या बहुत मजबूत। तो यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ड्स दिए गए थे। हार्श यानी सख्त, डिग्रेड यानी किसी को कमतर समझना या कमतर उनको महसूस करवाना, जॉगर ये हमारे पास एक टाइप ऑफ शूज़ हैं, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, ऐसा शख्स जिसको हम नहीं जानते, माइटी ताकतवर या बहुत मजबूत। तो यहाँ पर हमने दिए हुए वर्ड्स की मीनिंग्स लिखे। इसके साथ ही हमारा वोकेबलरी बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। रीड द गिवन सेंटेंसेस की दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए केयरफुली, गौर से, एहतियात से, एंड राइट देयर करेक्ट टेंस, और इनका सही ज़माना लिखें। अब हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टेंसेस रीड कर चुके हैं, तो ये उनसे रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन हमें दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस है। सेंटेंसेस को रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हेल्पिंग वर्ब को देखना है और फॉर्म ऑफ वर्ब को देखना है। द फॉक्स इज मेकिंग प्रैंक ऑन द स्टोक, ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये है हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज हुआ है इज, और जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाई गई है। द फॉक्स इज मेकिंग, जो लोमड़ी है वो बना रही है, प्रैंक ऑन द स्टोक सार्स का मजाक, यानी ऐसा काम जो कि अभी हो रहा है। तो ये है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी ऐसा काम जाहिर करता है जो इस वक्त हो रहा है। नेक्स्ट, डिड द चिल्ड्रन स्लीप लेट। अब एक तो यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। टाइप ऑफ सेंटेंस का नहीं पूछा गया, सिर्फ टेंस का पूछा गया है, तो हम इसको फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डिड, तो डिड हेल्पिंग वर्ब जहाँ पर यूज होता है ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस होता है। यानी गुजरे हुए ज़माने की बात की जा रही है। ब्रैकेट में मैं आपको इंटेरोगेटिव भी लिखवा देती हूँ क्योंकि ये हमारे पास सवालिया जुमला है। जबकि जो फर्स्ट सेंटेंस था ये हमारे पास सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट, एसन टेक्स आउट द ब्रोशर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया गया है, यानी ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये आदत या रोजमर्रा काम को जाहिर करता है। नेक्स्ट, दे विल विजिट योर हाउस सून। विल हेल्पिंग वर्ब और विजिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। अब यहाँ पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब को देखें तो ये है विल, यानी ये हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस है। लास्ट, अली वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड। हेल्पिंग वर्ब है वॉज। वॉज जो है तो ये पास्ट टेंस की बात की जाती है, जबकि टॉकिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया गया है, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
यानी ये माजी में जारी काम को जाहिर करता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर वोकैबुलरी बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एंड होता है, जिसमें हमने टेंसेस को रिवाइज किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस की दिए हुए सेंटेंसेस को दोबारा से लिखिए बाय एडिंग द हाइफन करेक्टली, हाइफन को ऐड करके। अब ये टॉपिक है हमारे पास हाइफन का टॉपिक हम रीड कर चुके हैं यूनिट नंबर 12 में। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये है हमारे पास पेज नंबर 126 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको हाइफन का मार्क दिखाया है और ये बताया है कि ये हमारे पास एक पंचुएशन मार्क है, यानी ये हमारे पास रमूज़ औक़ाफ़ है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? टू जॉइन 2 वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड, जब हम 2 अल्फाज को मिलाते हैं या अल्फाज के 2 हिस्सों को मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक कंपाउंड नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 21, टू जॉइन 2 वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल गुड लुकिंग, बिटवीन द नंबर्स इन अ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन में 2 नंबर्स के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल 1/4। आइए अब सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे जिनमें हाइफन का इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर उनमें हाइफन को यूज़ करेंगे। द बिल्डिंग हैज़ 34 फ्लोर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंड नंबर है ये हमारे पास 34, यहाँ पर हमने हाइफन लगाया है। He has eaten 1/4 of his cake। 1/4 हमारे पास फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हमने हाइफन को यूज़ किया है। He is a well known artist। well known 2 वर्ड्स हैं, इनको हम हाइफन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। well known यानी मशहूर, 1/4 यानी 1/4 और 34 यानी नंबर 34। तो यहाँ पर हमारा हाइफन का टॉपिक एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट सेंटेंसेस फॉर ईच गिवन काइंड इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनसे रिलेटेड एक एक सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत, कमांड यानी हुक्म, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सडन फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। सेंटेंसेस मैं आपको यहीं पर लिखवा देती हूँ। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत, ये हमें बताता है कि कोई काम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मिक्स द फ्लोर विद वाटर स्लोली, कि आटे को पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता मिलाएं। कमांड यानी किसी काम के करने का हुक्म जब दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिनिश योर होमवर्क, कि अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी ताजुबिया जुमला, जिसमें सडन फीलिंग्स को जाहिर किया जाता है, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटिफुल रेनबो, और इसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की एक एक एग्जाम्पल लिखी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फिल इन द ब्लैंक्स की खाली जगह को पुर कीजिए बाय यूजिंग सूटेबल कनेक्टर्स, सही कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए। कनेक्टर्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आइडियाज़ को मिलाते हैं। अब हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, हमने इस पैराग्राफ के आइडिया को जुड़े रखना है, जिसके लिए हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 3 ही ब्लैंक्स दी गई हैं, तो आइए पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। संडे वॉज अ ग्रेट डे, कि संडे एक बहुत अच्छा दिन था। आई स्पेंड दैट डे विद माई फ्रेंड्स, कि मैंने वो दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारा। डैश कॉमा वी विजिटेड द नेशनल म्यूजियम विद माई फादर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दैट फर्स्ट, कि सबसे पहले हमने अपने फादर के साथ नेशनल म्यूजियम को विजिट किया। फिर हमारे पास दोबारा से ब्लैंक है, तो हम लिखेंगे देन वी वेंट टू द नियर बाय पार्क, फिर हम करीब ही एक पार्क में गए एंड प्लेड क्रिकेट, और हमने क्रिकेट खेला। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट ब्लैंक है, तो लास्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे फाइनली कॉमा वी एट पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा खाया, एंड फ्राइज़, और फ्राइज़ खाए इन द इवनिंग, शाम में।
आपने देखा कि जो पैराग्राफ का सारा आइडिया है वो इन कनेक्टर्स के ज़रिए जुड़ा हुआ है कि हमने जो एक ट्रिप के बारे में रीड किया उसकी सीक्वेंस को हमने इसके ज़रिए ठीक किया। फर्स्ट यानी सबसे पहले हमने ये किया, देन फिर उसके बाद ये किया और फाइनली आखिर में फिर हमने ये किया और हमारा दिन ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। इसके साथ ही हमारा लैंग्वेज फोकस का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन राइटिंग की तरफ। राइटिंग यानी लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। लर्निंग टू राइट के पोर्शन में हमारे पास एक टॉपिक दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। मेक अ माइंड मैप। सबसे पहले आपने एक माइंड मैप बनाना है अबाउट द गिवन टॉपिक। जो टॉपिक आपको दिया गया है जो कि है अ ब्रेव गर्ल यानी एक बहादुर लड़की। सबसे पहले माइंड मैप बनाना है इस टॉपिक पर। देन राइट अ स्टोरी, फिर हमने एक कहानी लिखनी है विद द हेल्प ऑफ द माइंड मैप। जो माइंड मैप हमने बनाया है उसकी मदद से इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। सबसे पहले हमने एक माइंड मैप बनाना है, फिर उस माइंड मैप के अकॉर्डिंग हमने एक स्टोरी लिखनी है अबाउट द टॉपिक अ ब्रेव गर्ल यानी एक बहादुर लड़की। रिव्यू फॉर राइटिंग का टॉपिक है हमारे पास, माइंड मैप बनाना है हमने टॉपिक अ ब्रेव गर्ल यानी एक बहादुर लड़की पर। सबसे पहले हम माइंड मैप बना लेते हैं। माइंड मैप बनाने के लिए आपने मिड में टॉपिक लिखना है। सबसे पहले हमने टाइटल लिखा अ ब्रेव गर्ल यानी एक बहादुर लड़की, वो टॉपिक जो हमें दिया गया है। अब हम सबसे पहले इस ब्रेव गर्ल को एक नाम देंगे यानी इसका नेम लिखेंगे। तो नेम हम चूज करेंगे सारा, ये हो गया इसका नेम। फिर हम प्लेस की बात करेंगे, वो हम लिखेंगे विलेज यानी एक गांव। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे प्रॉब्लम पर। ये हमारे पास बिगिनिंग पोर्शन हो गया। अब यहां से हमारे पास मिडिल पोर्शन स्टार्ट होता है यानी कहानी में मसला क्या है। प्रॉब्लम क्या आया, दैट हाउस कॉट फायर, कि घर को आग लग गई। अब प्रॉब्लम जब आया है तो इन्होंने एक्शन क्या लिया है। सारा सेव्ड हर लिटिल ब्रदर, कि सारा ने अपने छोटे भाई को बचाया है। अब एक्शन के दौरान अगर उसने हेल्प ली है किसी से तो किससे ली है, कॉल्ड नेबर, उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया है, जिससे रिजल्ट क्या आया, दैट एवरीवन वाज सेफ। और फिर हमारे पास इसका मॉरल क्या आया, दैट बी ब्रेव एंड स्मार्ट इन डेंजर, कि खतरे के दौरान बहादुरी से काम ले और होशियारी से काम ले। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास बिगिनिंग पोर्शन है। इसके बाद प्रॉब्लम, एक्शन और हेल्प, ये 3 हमारे पास मिडिल पोर्शन है, जबकि जो इसका रिजल्ट है ये हमारे पास एंडिंग पोर्शन है और ये हमारे पास स्टोरी का मॉरल आ गया। स्टोरी की फॉर्मेशन और उसके एलिमेंट्स के बारे में हम रीड कर चुके हैं। अगर फॉर्मेशन की हम बात करें तो हर स्टोरी के 3 हिस्से होते हैं, बिगिनिंग पोर्शन, मिडिल पोर्शन और एंडिंग पोर्शन। और अगर एलिमेंट्स की बात करें तो स्टोरी में हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। तो अगर स्टोरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो सारा, हर ब्रदर और नेबर्स ये हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। सेटिंग है हमारे पास विलेज। फिर अगर बात करें कन्फ्लिक्ट की तो कन्फ्लिक्ट हमारे पास आया हाउस कॉट फायर। फिर प्लॉट है हमारे पास दैट सारा सेव्ड हर ब्रदर एंड शी कॉल्ड हर नेबर्स। रेजोल्यूशन क्या हुआ, दैट एवरीवन वाज सेफ। अब इसी के अकॉर्डिंग हम स्टोरी को लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है हमारे पास अ ब्रेव गर्ल यानी एक बहादुर लड़की। आपने माइंड मैप को जहन में रखना है, इसी माइंड मैप के अकॉर्डिंग हम स्टोरी लिख रहे हैं। सारा
was a brave girl who lived in a small village. One day, a fire broke out in her house. Everyone was shocked and scared. Sarah saw that her little brother was still inside the house. Without being afraid, she quickly went inside and brought him out safely. Then she shouted for help. Soon the neighbors came and helped her. Because of Sarah's bravery, everyone was safe. Moral: we should stay calm and brave in difficult situations. आइए अब स्टोरी को दोबारा से रीड करते हैं. सारा वॉज अ ब्रेव गर्ल हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. कि सारा एक बहादुर लड़की थी जो एक गांव में रहती थी. वन डे, एक दिन, अ फायर ब्रोक आउट इन हर हाउस. उसके घर में आग लग गई. एवरीवन वाज शॉक्ड एंड स्केयर्ड. सब लोग हैरान और परेशान हो गए. सारा सॉ दैट. सारा ने देखा दैट हर लिटिल ब्रदर कि उसका छोटा भाई वॉज स्टिल इनसाइड द हाउस. अभी भी घर के अंदर है. विदाउट बीइंग अफ्रेड. डरे बगैर. शी क्विकली वेंट इनसाइड. वो अंदर गई एंड ब्रॉट हिम आउट सेफली. और उसको महफूज तरीके से बाहर ले आई. देन शी शाउटेड फॉर हेल्प. फिर सारा मदद के लिए चिल्लाई. सून. जल्द ही द नेबर्स. उसके पड़ोसी केम. वो आए एंड हेल्प्ड हर. और उसकी मदद की. बिकॉज ऑफ साराज ब्रेवरी. सारा की बहादुरी की वजह से एवरीवन वाज सेफ. सब महफूज रहे. मॉरल यानी इसका नतीजा क्या निकला? वी शुड स्टे काम एंड ब्रेव इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. कि मुश्किल के वक्त हमें बहादुर और पुरसुकून रहना चाहिए. हम पुरसुकून रहेंगे तभी मसले को हल कर सकेंगे. अब जो माइंड मैप हमने बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टोरी लिखी है. आप देख सकते हैं बिगनिंग पोर्शन, मिडिल पोर्शन और ये हुआ उसका एंडिंग. अब अगर एलिमेंट्स की बात करें तो सारा, हर लिटिल ब्रदर और नेबर्स, ये हैं हमारे पास इस स्टोरी के कैरेक्टर्स. विलेज, ये हो गई हमारे पास सेटिंग. इसके बाद कन्फ्लिक्ट क्या आया? दैट अ फायर ब्रोक आउट इन हर हाउस. कि उसके घर में आग लग गई. फिर जो मिडिल हमारे पास मिडिल पोर्शन है और जो एंड पोर्शन है ये हमारे पास स्टोरी का प्लॉट है. यानी हमारे पास इवेंट्स हैं स्टोरी के. रेजोल्यूशन क्या आया? दैट बिकॉज ऑफ साराज ब्रेवरी. कि सारा की बहादुरी की वजह से एवरीवन वाज सेफ. सब महफूज रहे. और ये हो गया हमारे पास मॉरल. तो आप इसी तरीके से एक माइंड मैप बनाकर फिर स्टोरी लिख सकते हैं. ये स्टोरी वैसे तो आपको खुद लिखनी चाहिए थी क्योंकि ये आपकी बुक की लास्ट एक्टिविटी है.
पूरी बुक आप रीड कर चुके हैं, मैं आपको डिटेल से बुक पढ़ा चुकी हूँ, आप स्कूल में भी ये रीड कर चुके होंगे, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आप पूरी बुक सीख चुके हैं और इन लास्ट एक्टिविटीज़ को आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। इससे आप खुद की असेसमेंट भी कर सकेंगे कि आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितना कुछ सीखा है। आप स्टोरी खुद से लिखें, फिर उसको मार्क करें, उसमें टेंस को नोट करें, स्पेलिंग्स देखें, पंचुएशन मार्क्स को देखें, कैपिटलाइजेशन वगैरह को आप नोट करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना कुछ सीखा है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हमारा राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। इसके साथ ही हमारा रिव्यू 4 एंड होता है और हमारी ये बुक ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक हमारी एंड होती है। आप देख सकते हैं ये हमारी बुक का लास्ट टॉपिक था। ग्रेड 4 की जो इंग्लिश है ये मुझे कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल लगती है ग्रेड 3 से। फिर ग्रेड 5 के ये करीब करीब है, यानी अगर आप ग्रेड 4 की इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आपके लिए ग्रेड 5 की इंग्लिश बिल्कुल ईजी होगी। इसी तरह मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस दूंगी कि आप मैथ्स, ग्रेड 4 की जो मैथ्स है वो बहुत मुश्किल है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। फिर ग्रेड 5 की मैथ्स जो है वो इजी है। हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं लेकिन चूँकि बात चल रही है इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। ग्रेड 4 की मैथ्स को आप गौर से सॉल्व कीजिए और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखें। ग्रेड 3 की इंग्लिश और मैथ्स दोनों बहुत ईजी हैं। फिर ग्रेड 4 में बुक्स का लेवल चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा लेंथी ग्रामर दी गई है, आपको सारे टेंसेस भी कराए गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कराए गए हैं, आपको स्टोरी राइटिंग, आपको राइटिंग के मुख्तलिफ तरीके भी सिखाए गए हैं। तो आप कोशिश करें कि ग्रेड 4 की इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ें। जिन बच्चों ने ग्रेड 4 की इंग्लिश मेरे साथ एंड कर ली है वो कोशिश करें कि अगर उनके पास टाइम है तो वो इस इंग्लिश को दोबारा से देखें। इस बुक को स्टार्ट से आप दोबारा से पढ़ लें अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम तक, और इवन कि अगर आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आप फ्री हैं घर में तो भी मैं आपको नसीहत करूँगी कि आप इस बुक को वापस से रीड करें, यूनिट नंबर 1 से दोबारा से स्टार्ट करें और फिर ग्रेड 5 की इंग्लिश जब आप रीड करेंगे तो आपके लिए ग्रेड 5 की इंग्लिश बिल्कुल ईजी होगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मेरी वीडियोस को देखा करें, उसको लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ग्रेड 5 की इंग्लिश के साथ। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।